उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो लगातार दिखाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर एक समा बंधा हुआ है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है जो या तो दब गई है या कहें कि उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। वो खबर है झांसी से। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर सेकंड ईयर के जो छात्र है अश्विनी कुमार, उसने अपनी सुसाइड करके जीवन लीला ख़त्म कर ली है, जिसकी वजह थी कि वो दलित था। उसे टॉर्चर किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। दलित समाज से होने के चलते उनको अपमानित किया जा रहा था, जिसकी लगातार जो यूनिवर्सिटी की प्रशासन है उससे शिकायत की गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई गौर नहीं की गई। पहले भी ऐसा एक मामला आ चुका है रोहित वेमुला को लेकर। वहाँ पर भी इसी तरह के नज़रिए थे लोगों के। रोहित वेमुला को भी मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो लग रहा था कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, लेकिन स्थिति अब भी वैसी की वैसी बनी हुई है। मेरे साथ यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, और एक प्रोफेसर के लिए ये कास्टिज़म, ये जातिवाद और इस तरह की जो मानसिकता है, उनकी नज़र में ये क्या है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस सवाल पर हम उनसे राय जानेंगे उनकी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमें अपना वक्त देने के लिए। अभी ये जो झांसी का जो मामला हुआ है, आपको आपके नज़रिए में आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं? इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है? आज चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात हो या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हो या दूसरे विश्वविद्यालयों की बात हो, जहाँ पे दलित, आदिवासी या पिछड़े समाज के स्टूडेंट्स अपनी उपस्थिति, बल्कि मैं कहूँगा कि ज़ोरदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो ये जो उपस्थिति है कहीं ना कहीं जो हजारों साल से यहाँ पे एक जातिवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था पे ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। जो लोग उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, और निश्चित रूप से उनको इससे बहुत फ़ायदा रहा है, उन्होंने अपने वर्चस्व को बना के रखा है इस देश की संपत्ति पर, इस देश की सत्ता पर, इस देश में और भी जो संसाधन हैं उन सब पे अपना कब्जा बना के रखा है। तो उन वर्चस्ववादी, जातिवादी तत्वों को ये बिल्कुल भी बहुत नागवार गुजरता है कि अभी तक वो लोग जो ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, ठीक से कपड़े नहीं पहन रहे थे, हमारे सामने उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो चारपाई पे बैठ सकें, अब इस तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों में ये सिर्फ सम्मानजनक जीवन ही नहीं जी रहे हैं, बल्कि अपने समाज के बारे में ये चिंतन भी कर रहे हैं और समय पड़ने पर समाज को कुछ ना कुछ पे बैक टू सोसाइटी करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये शिक्षा वास्तव में कुछ व्यक्तियों के जीवन को सुधारने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हजारों साल से चली आ रही मनुवादी जाति व्यवस्था को तोड़ने का एक सशक्त हथियार भी है, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। इसलिए वो लोग जो इस वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि भाई किस तरीके से हम इन लोगों को रोकें, किस तरीके से इस समाज के बच्चों को रोकें। सो अश्विनी कुमार हों या रोहित वेमुला हों या और हमारे सामने बहुत सारे नाम हैं जिनको हम देख सकते हैं। नाम नहीं, बल्कि आप कहें कि लगभग हर संस्थान में इस तरह के जातिगत विद्वेष हमारे छात्रों को झेलने पड़ते हैं। मैं खुद एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कहीं पर कम, कहीं पे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे ये भेदभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे कोई भी छात्र अपनी जाति को छुपा के नहीं रह सकता है। और ये बात सही है कि ज़्यादातर इन शिक्षण संस्थानों में अभी SC, ST, OBC के टीचर्स बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ये स्टूडेंट्स कभी कभी दबाव में आकर अपने आप को उस परिस्थिति को मुकाबला करने में सक्षम पाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वास्तव में सुसाइड्स नहीं हैं, बल्कि ये संस्थागत हत्याएं हैं। संस्थागत हत्याएं इस संदर्भ में कि वहाँ की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए तैयार नहीं करती है। इन लोगों को अपना जो व्यक्तित्व का विकास है उसको करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये संस्थाएं उन लोगों के लिए नकारात्मक माहौल तैयार करती हैं। जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा जातिवादी शिक्षक मिल जाते हैं तो फिर वो उनको कई बार फेल कर देते हैं, कई बार उनकी क्लास में
बेइज्जती कर देते हैं। कई बार उनके जो सहपाठी हैं वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि इन बच्चों को लगता है कि अपना जीवन समाप्त कर लिया जाए। इसलिए ये व्यक्ति की निराशा का द्योतक नहीं है, उस स्टूडेंट की निराशा का द्योतक नहीं है, बल्कि जो वर्चस्ववादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके हत्यारेपन का द्योतक है। प्रोफेसर साहब ये जानना चाहेंगे, इस तरह की झांसी का जो ये मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर अब तक ऐसे पांच मामले हो चुके हैं जिनमें एक अध्यापक भी रहे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। मैं आपकी राय उस ज़मीनी सवाल पर जानना चाहूँगा कि इसको अब रोकने के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए कि ये सब जो लगातार जो इजाफा हो रहा है इस तरह की घटनाओं में, उसमें कुछ हद तक जो है कि मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकें। देखिए, मेरे हिसाब से इस अन्याय और अत्याचार की व्यवस्था को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है कि भारत के संविधान ने SC ST OBC को उनके प्रतिनिधित्व की गारंटी दी है, और ये गारंटी ना सिर्फ विद्यार्थी या स्टूडेंट्स एनरोलमेंट्स में होनी चाहिए, एडमिशन्स में होनी चाहिए, बल्कि शिक्षकों में भी होनी चाहिए। जब तक SC ST OBC के 49.5 जो आज की व्यवस्था है उसमें, बल्कि उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे कम से कम 85% शिक्षक SC ST OBC के होने चाहिए। तभी जाके इन शिक्षण संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण हो सकेगा, तभी ये शिक्षण संस्थाएं वास्तव में सही रूप में स्टूडेंट्स को शिक्षा देने की संस्थाएं बन पाएंगी। नहीं तो अभी ये देखने को मिल रहा है कि कुछ ही विद्यार्थी जो बहुत अति असामान्य मेहनत करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा समाज के प्रति और अपने प्रति जज्बा होता है, वो इन संस्थाओं से निकल पाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये या तो संस्कृताइजेशन का शिकार बना लेते हैं या फिर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके कहीं ना कहीं हतोत्साहित करते हैं। एक जो महत्वपूर्ण में मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ना सिर्फ विद्यार्थियों में बल्कि शिक्षकों में भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें मुझे लगती है कि इन संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि यहाँ पे मानवीय विचारधारा का प्रचार प्रसार ना किया जाए। अभी हमारी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो मनुवादी व्यवस्था को प्रचारित प्रसारित करती हैं। वहाँ का जो सिलेबस है, वहाँ की जो शिक्षकों की मानसिकताएं हैं वो घोर अन्यायकारी हैं। कहीं ना कहीं उनमें भेदभाव की विचारधारा बहुत मजबूती से काम करती है। इसलिए उन शिक्षकों का भी एक जिसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं या रिफ्रेशर प्रोग्राम्स कहते हैं वो लगाए जाने चाहिए। और इनको सिलेबस को भी, जो खासतौर पे जो गैर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पे सिलेबस का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। बहुजन समाज के बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने बलिदान और त्याग के सहारे इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है। जब तक उस आंदोलन की जानकारी इन विद्यार्थियों को नहीं होगी तब तक इन विद्यार्थियों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा, स्वाभिमान की भावना नहीं आ पाएगी। उनको भी अपने उस गौरवशाली इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने भी भारत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तभी जाके ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। एक चीज़ और जो इसमें आप जोड़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हालांकि कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनके द्वारा रेमेडियल कोर्सेज शुरू किए जा सकते हैं, कुछ और इस तरह के स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये टीचर्स के ऊपर भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि जो टीचर इस तरह की हरकत कर रहा है, जो टीचर किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ भेदभाव की नीति अपना रहा है, उस टीचर को तुरंत जेल होनी चाहिए। उस टीचर को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए जहाँ पे एक अगर विद्यार्थी को इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है तो उसकी जवाबदेही हो। आखिरी दो सवाल और मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक, आरक्षण का बड़ा अहम रोल यहाँ पर माना जा रहा है कि रोहित वेमुला का जो मामला हुआ था उस वक्त ये कहा गया था कि तुम लोग आरक्षण से पास होकर आ जाते हो और हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। आप भी एक प्रोफेसर बने हैं, जाहिर है आपने भी पढ़ाई की है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई आरक्षण एक ऐसी चीज़ हो चुका है कि कोई बिना पढ़े एक प्रोफेसर बन सकता है या डॉक्टर बन सकता है? ये लोग जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, जो छात्र वहाँ तक जाते हैं, आरक्षण के चलते इनकी जो काबिलियत है वो क्यों घुट जाती है? आरक्षण क्या वाकई इतना रोल अदा कर रहा है? क्या आरक्षण के बूते ही सब डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं? आरक्षण के सहारे लोग प्रोफेसर्स भी बन रहे हैं, लोग IAS भी बन रहे हैं, लोग डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, लोग इंजीनियर्स भी बन रहे हैं। लेकिन जो ये बात कहते हैं कि आरक्षण के सहारे जो साथी इस तरह के पदों पे पहुंच रहे हैं उनके अंदर योग्यता नहीं है, उनको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि आरक्षण जो है वो उनको इन
कोर्सेज में एडमिशन के लिए मिलता है, ना कि इन कोर्सेज को पास करने के लिए किसी प्रकार का आरक्षण दिया जाता है। वही स्टूडेंट वहाँ पे पास हो पाएगा, वही उनको क्वालिफाई कर पाएगा जो एग्ज़ाम में पास होता है, और वहाँ एग्ज़ाम में पास करने के लिए किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। जो दूसरा ये आर्गूमेंट लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं कई बार कि भाई रिजर्वेशन जो है वो विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन यहाँ की कम्युनिटीज़ के लिए है, जिनको हज़ारों साल से आपने शिक्षा नहीं दी है, जिनको हज़ारों साल से आपने किसी भी पब्लिक पोस्ट पे नहीं आने दिया है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व एंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था को बनाया गया है। सो रिजर्वेशन हिस्सेदारी का मामला है, रिजर्वेशन रोजी रोटी का मामला नहीं है, और ना ही रिजर्वेशन योग्यता या अयोग्यता का मामला है। जब रिजर्वेशन के बारे में बातचीत हो रही थी उस समय पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भाई आप योग्यता की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप जो भी मंदिरों में पुजारी बैठा रहे हैं उनके लिए आपने किस तरह की परीक्षा की बात की है, या और सैकड़ों यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे किस तरह की योग्यता की बात की है। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर योग्यता की बात है तो अंग्रेज़ तो आपसे लाख गुना ज़्यादा योग्य हैं, फिर उनको बाहर क्यों भेजा जा रहा है, उन्हीं को इस देश पर शासन करने दिया जाए। आप ये भी याद रखें कि जब भारत में अंग्रेज़ों ने मॉडर्न एजुकेशन को लागू किया तो उस समय पे यहाँ के जो तथाकथित उच्च वर्ण के लोग थे, उन लोगों के द्वारा यहाँ के एग्ज़ाम्स पास नहीं किए जा रहे थे, तो इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट डाला कि हमारे यहाँ पे 3rd डिवीज़न होनी चाहिए, क्योंकि पहले पासिंग परसेंटेज जो है वो 50% था, लेकिन ब्राह्मणों के और तथाकथित मेरिटवादी लोगों के प्रस्ताव के द्वारा ही उसको 33% किया गया और 3rd डिवीज़न को यहाँ पे लागू किया गया। आज ये बात यहाँ के SC ST OBC के लिए कह रहे हैं, जो कि 85% इस देश के हैं। ये बात योग्यता की अगर होती तो फिर जो तथाकथित योग्य लोग हैं वो बताएं कि यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं है, यहाँ पे शिक्षा क्यों नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य क्यों नहीं है। दुनिया का कोई भी ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय मापक है, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे वो समानता के संदर्भ में हो, भारत सबसे नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। ये व्यवस्था इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन भागीदारी का मामला है, राष्ट्र निर्माण का मामला है। यहाँ पे अगर आप एक बहुत बड़े समुदाय को इन संस्थाओं से बाहर करने का अगर षड्यंत्र करेंगे तो फिर ये बहुत ही अलोकतांत्रिक बात होगी। आखिरी सवाल जो मेरा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका जवाब बाकी लोगों के लिए एक सबक बने। तो आप भी एक प्रोफेसर हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आप उन्हें टीच करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस नज़रिए से अपने पेशे को जोड़ सकते हैं कि ये उच्च जाति का है, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरी जाति का है, मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो अगर इस तरह का माहौल अगर विश्वविद्यालयों विद्यालयों में बनने लगे, तो क्या आपको ये लगता है कि प्रोफेसर्स अगर इस तरह के मतलब मामले सोचने लगे, इस तरह की सोच अगर प्रोफेसर रखने लगे, जातवादी के हिसाब से अगर पढ़ाई करने लगे, तो पढ़ाई का जो स्तर है वो कितना गिर जाएगा। और क्योंकि आप भी एक प्रोफेसर हैं, तो क्या आज तक आपने इस तरह की पक्षपात के तरीके से किसी को पढ़ाया है कि वो मेरी कास्ट का है तो मैं उससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा, वो दूसरी कास्ट का है तो कम पढ़ाऊंगा? तो शिक्षाविद होने के नाते आपको क्या लगता है, आप अपने पेशे के साथ कितने ईमानदार हैं? बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की बात है, मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उसके साथ है, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ साथ मेरी एक व्यावसायिक प्रतिबद्धता भी है, मेरा एक प्रोफेशनल एथिक्स भी है। और जब मैं क्लास में जाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, तो कभी भी ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती है कि कौन विद्यार्थी किस समाज का है। और इसका श्रेय मैं अपनी उस विचारधारा को दूंगा जो मानवतावादी विचारधारा है, जिस विचारधारा में हमें भेदभाव के खिलाफ लड़ना सिखाया गया है, जिस व्यवस्था में हमें अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाया गया है, जो व्यवस्था हमें बताती है कि सब व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी देश के रहने वाले हों। स्त्री पुरुष की समानता की बात हमें सिखाई जाती है। उस स्कूल से निकल के हम लोग आए हैं, सामाजिक स्कूल से निकल के हम वहाँ से आए हैं, उस विचारधारा से निकल के आए हैं। इसलिए हमारे मन में कभी किसी विद्यार्थी के प्रति द्वेष नहीं रहता, वो किसी भी जाति, समाज या धर्म का हो सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग जाति
या धर्म के सताए हुए लोग हैं वो स्वभावतः सहज रूप से मानवीय लोग होते हैं। उन्हें पता है कि अत्याचार और अपमान क्या चीज़ होती है। हम खुद क्लासरूम्स में बहुत हद तक हमने इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में झेला है, इसलिए इस तरह की बात अपने विद्यार्थियों के विरुद्ध करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ख्याल कभी हमारे मन में आ ही नहीं सकता है, बल्कि हम इस चीज़ को एंश्योर करते हैं कि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो बाहर कुछ भी उसकी पहचान हो, किसी भी जाति या धर्म या लिंग का विद्यार्थी हो, उसको क्लास के अंदर समानता का भाव उसके अंदर आना चाहिए, मानवीयता का भाव उसके अंदर आना चाहिए। और ये मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि जो SC ST OBCs के बहुत सारे टीचर्स अब इन विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं, वास्तव में इन लोगों ने इन विश्वविद्यालयों को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया है और ये उस मनोवादी व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें भेदभाव सिखाया जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज बहुत सारे टीचर्स जो खुद भेदभाव का शिकार थे, वो उस द्रोणाचार्य जो एक शिक्षक रहा था, उस द्रोणाचार्य के लक्षणों को तोड़कर, उसकी प्रवृत्ति को तोड़कर एक मानवीय दृष्टिकोण विद्यार्थियों में पैदा कर रहे हैं। उनके अंदर एक समतामूलक विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज बहुत गर्व की बात है कि जो रिजर्वेशन के द्वारा पहुंचे हुए टीचर्स हैं वो अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पे ना सिर्फ भारत का लोकतंत्र बल्कि भारत में समतामूलक समाज की स्थापना का रास्ता भी प्रशस्त हो रहा है, निकलने के सामने आ रहा। ये मुझे लगता है कि वास्तव में ये लोग ही इस देश में इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। हमें यह ज़रूर समझना चाहिए कि आरक्षण मिल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई घर बैठे बिठाए एक IAS बन सकता है। IAS बनने की बहुत मेहनत करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। जी बिल्कुल। जिस पॉइंट को आप कह रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप UPSC के जो जानकारी है, उनके जो आंकड़े हैं, उस पे अगर आप ध्यान दें तो आज जो रिजर्व कैटेगरी की पोजीशंस हैं वहाँ पे लगभग 150 विद्यार्थी रिजर्व कैटेगरी के अप्लाई करते हैं एक पोस्ट के लिए, और जनरल या ओपन पोस्ट जो है वहाँ पे 100 से 110 लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो रिजर्व कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। यही बात विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की है। वहाँ पे 4 पोजीशंस के लिए 300 बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे एक पोजीशन के लिए 150 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे कंपटीशन कहीं ज़्यादा है मुकाबले जनरल कैटेगरी के। आज ये सवाल योग्यता का बिल्कुल नहीं रह गया, ये सवाल भागीदारी का है, हिस्सेदारी का है, न्याय का है। जो लोग इसको योग्यता से जोड़ के देखना चाहते हैं वो वास्तव में इस देश में न्याय के विरोधी लोग हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी मनोवादी व्यवस्था को स्थापित रखना चाहते हैं। शिक्षा जो होती है, पढ़ाई लिखाई लोगों की मानसिकता को बदल देती है, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी मानसिकता नहीं बदल रही है तो मेरे नज़र में तो मैं यही कहूँगा कि हमें ये सारे जो आडंबर हैं ये बंद कर देने चाहिए। कॉलेजेस पे ताला लगा देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको घर बैठा देना चाहिए। जिस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, जातिवाद की मानसिकता नहीं बदल सकती है, तो फिर ऐसे जो हमारे ये जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं इनको चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार, जिनसे हमने झांसी वाले मामले पर बात की थी, और भी कई ऐसे जो शिक्षाविद हैं उनसे भी हम लगातार इस मामले पर बात करेंगे। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, गाजियाबाद, नेशनल दस्तक।